नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जिसके दोनों चरण संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग डल चुकी है, बस नतीजे आने बाकी है। अब नतीजों में क्या होगा, किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है, उन तमाम आंकड़ों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। किसके कितने आंकड़े आ रहे हैं, किसके कितने झोली में कितनी सीटें आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमने आपको बताया है। तो चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो या फिर जनसुराज हो, तीनों के पक्ष राष्ट्रीय समाचार लगातार जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच में भी और अब चुनाव बाद भी आपको हम बताएंगे, मतदान के बाद भी आपको बता रहे हैं कि किसका क्या पक्ष है। हमने एनडीए के नेताओं का पक्ष दिखाया है, हमने महागठबंधन के नेताओं का पक्ष दिखाया है, हमने जनसुराज का पक्ष दिखाया है, अन्य नेता जो निर्दलीय खड़े हैं उनका भी पक्ष दिखाने की कोशिश जो है वो की है। तो राष्ट्रीय समाचार पर हर पक्ष दिखाया गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की बात रखी और किसी की बात नहीं रखी। तो जितने भी आंकड़े हैं एजेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो वो सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स के जो रुझान है, आंकड़े हैं, वो सामने आ चुके हैं और हम आपको बता भी चुके हैं। अब जिक्र करने वाले हैं विश्लेषकों के द्वारा कि इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर अब हमारे यानी राष्ट्रीय समाचार का आकलन क्या है, विश्लेषण क्या है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी जी और हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल एसके राजीव जी से यही होगा कि कांग्रेस के भी नेता जुड़े हमसे, बीजेपी के भी नेता जुड़े और दोनों ही आश्वस्त हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव जी देखिए जयंती, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि ये रात अंतिम, ये रात भारी। तो आज की जो ये रात है, ये अंतिम रात है उन नेताओं के लिए जो पिछले लगातार 2-3 महीने से मेहनत कर रहे थे। और ये रात भारी भी इसलिए है क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि भाई पता नहीं, भाई कल जब 8 बजे सुबह ईवीएम खुलेगा तो फिर उसमें से क्या निकलेगा, क्या वो जीतेंगे और क्या वो हारेंगे। इसलिए एक पंक्ति मैंने आपको सुनाया कि आज की रात जो है वो अंतिम है और आज की रात जो है वो भारी है। देखिए, लेकिन पिछले 2 दिन मुझे याद है कि 2 दिन पहले जब मैं पूर्णिया में था तो वहां से आपके साथ जब मैं संवाद कर रहा था जयंती, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कि उसके थोड़ी देर बाद जब तमाम चैनलों ने उसका विश्लेषण किया तो राष्ट्रीय समाचार बाजी मार गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 140 से 150 सीटों का आंकड़ा जो है वो मैंने आपको बताया था कि एनडीए के खाते में जो है वो इतनी सीटें जा रही हैं। और मैं देख रहा हूं कि जय जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे एक डिटेल आंकड़ा भेजा था। उसमें भी जो तमाम लगभग 8-10 जो एजेंसियां हैं उन लोगों ने जो किया है सर्वे, उसमें भी उनका आंकड़ा कमोबेश वही है। 140 से 150, 160 तक एक दो जो एजेंसियां हैं वो कही हैं। तो ये उम्मीदें हैं एनडीए को, लेकिन इन उम्मीदों के बीच आप देखिए कि आज सुनील आरजेडी के नेता हैं, राबड़ी देवी के मुंह बड़े भाई माने जाते हैं, उनकी तरफ से एक पीसी किया गया और यह कहा गया कि अगर एनडीए सरकार की तरफ से कुछ भी इधर उधर किया गया तो भाई नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो सकती है। तो यानी कहीं ना कहीं से हार का डर, हार का भय जो है वो महागठबंधन को सता रहा है। आप देखिए कि नालंदा से मैं देख रहा था अपने ही ग्रुप में कि नालंदा के जो सहयोगी हैं हमारे, उन्होंने विधिवत एक खबर भेजी है कि वहां पर आरजेडी ने पूरी 10 दिन की तैयारी कर ली है और यह था कि भाई केसी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ताकि हो रही है और ये जो सर्वे है ये सर्वे पूरी तरीके से फर्जी है। इससे आगे एक कदम और बढ़ते हुए अनंत सिंह है, जेडीयू के मकामा से वो चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू को से, उन्होंने तो विधिवत जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में उनके आवास पर, अलीगढ़ में उनका आवास है, वहां पर जश्न की तैयारी कर रही है। इसके बाद उनका जो इलाका है बाढ़ और मोकामा, वहां पर जश्न की तैयारी चल रही है। लेकिन इस जश्न की तैयारी के बीच एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई जयंती,
कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अमूमन बहुत ज्यादा मंदिर गाते नहीं है वो, लेकिन कल उनकी तस्वीर बहुत ही खूबसूरत निकल करके आई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और मैंने भी पटना में 20-25 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा कि नीतीश जी चुनाव के तुरंत बाद जो है वो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रहे हैं। तो वो पटना साहिब गए, पटना सिटी गए, माँ शीतला का मंदिर है वहां गए, गुरुद्वारा गए वहां जी। पर, वहां जाकर के मत्था टेका और एनडीए की जीत के लिए उन्होंने दुआएं मांगी। लेकिन तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी चुनाव लड़ते हैं केंद्र में, तो उसके बाद चुनाव के बाद कभी वो अमरनाथ की गुफा में चले जाते हैं, कभी वो कन्याकुमारी चले जाते हैं, वहां जाकर के वो समाधिस्थ हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई हो सकता है जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उनको जीत मिल जाती है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्यों नहीं हम भी चले जाए भगवान की शरण। और ये एक अच्छी आप इसको मान सकते हैं कि ये एक अच्छा मैसेज भी नीतीश कुमार ने देने की कोशिश की कि राजीव भाई जी, जो जिस तरीके के आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि शायद मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती नीतीश कुमार को, क्योंकि जितने आंकड़े अभी तक दिखाए हैं तमाम न्यूज एजेंसीज के द्वारा, उसमें जेडीयू जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर पिछले चुनाव के नतीजों की आप बात करेंगे और तुलना करेंगे तो नहीं नजर आ रहा आपको? ये देखिए जानती, मैंने तो चर्चा किया था आपसे परसों जी। कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो जेडीयू बनने जा रहा है इस बार, क्योंकि 101 सीट पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा और कम से कम 60 से 65 या फिर हो सकता है बिल्कुल। 75 तक, जी। जो 2010 में जो स्थिति थी जेडीयू की, वहां तक पहुंच है। इसमें कोई आपको मतलब मुझे याद है कि 2010 में जब नीतीश चुनाव लड़ी थी, जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो 143 सीट पर शायद चुनाव लड़ी थी या 123, मुझे याद नहीं है, लेकिन 95 सीट पर जेडीयू चुनाव जीती थी। तो जबरदस्त यूएसपी रहा है जेडीयू का। तो इस बार जो स्थिति है उसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल या सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनेगी तो वो नीतीश कुमार की पार्टी बनेगी। उसके पीछे कई कारण है, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं जयंती। जी। दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो बीजेपी बनेगी। बीजेपी भी 50, 55 या 60 तक का आंकड़ा जो है जी वो बिल्कुल, जो हो सकती आंकड़ा है। आप दे रहे थे, हालांकि हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी जी भी हैं, और अगर उनके द्वारा दिए गए आंकड़े की बात करेंगे तो जयेश जी का कहना था कि जो आंकड़ा है वो बीजेपी का इस बार बढ़ सकता है। जयेश जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल राजीव जी, जिस प्रकार से आप अपना जो एनालिसिस बता रहे थे, जिस प्रकार से मैं खुद वहाँ पर जब बिहार चुनाव के जब प्रचार प्रसार का जो चीज़ें थी वो एकदम पीक पर थी, मतलब कि जब सारे नेता एक साथ उतर गए थे मैदान में, उस टाइम पर मैंने देखा है कि जिस गति से बीजेपी के कैंपेनिंग चल रहे थे, बीजेपी के जो नेता वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे और जो वहाँ पर हम लोगों ने माहौल और जो लोगों से बात हुई, तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो स्थिति रही थी बीजेपी की, वो स्थिति से भी बढ़कर प्रदर्शन बीजेपी इस बार कर रही है। आप बता रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेडीयू का जो सीट शेयरिंग है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी का शेयरिंग बढ़ रहा है और पिछले बार से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है आपका आकलन सही हो सकता है मेरा आकलन सही हो, लेकिन जो स्थिति आप बता रहे हो कि 2010 के अंदर जो स्थिति थी, तो पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी की वो स्थिति थी जो 2010 में जेडीयू की थी, और ये जो फर्क दिख रहा है। लेकिन फिर भी मेरा एक मेन सवाल ये है कि जो तेजस्वी यादव है वो बड़े ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे, 26 तारीख से हम अपराधियों को जेल में डालना शुरू कर देंगे। जो बयानबाजी हो रही है, मतलब कि अभी भी वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सारे जो भी मीडिया है, जितने भी एजेंसी है, सारे सर्वे में एक सर्वे भी ऐसा नहीं है कि जहां पर महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दिया है। तो ये इतना अंतर आने के बावजूद भी ये लोगों को अभी भी आश्वस्त है। क्या कारण हो सकता है कि वो अभी भी ऐसे कॉन्फिडेंट है? देखिए, आपको याद होगा जय जी कि तेजस्वी यादव ने जब ट्वीट किया था आज से कुछ दिन पहले, मुझे याद है, तो उन्होंने जब पत्रकारों से पूछा कि भाई, पत्रकारों ने कहा कि भाई हमारा ये सूत्र बता रहा है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सूत्र को मित्र मानता हूँ, मैं मीडिया के सूत्र को मित्र मानता हूँ। तो ये तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का साफ कहना या विपक्ष का पूरा कहना है
कि भाई गुजरात में भी आप इस चीज को झेलते होंगे, दिल्ली में भी लोग झेलते हैं, महाराष्ट्र में भी झेलते हैं, कि भाई ये जो मीडिया है ये गोदी मीडिया है। और यही वजह है कि नालंदा में जो पीसी की गई आरजेडी के द्वारा, पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां हमारे सहयोगी मौजूद थे, तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई ये मीडिया तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो पैसा लेकर के काम करते हैं, पैसा लेकर के खबर दिखाते हैं, और एग्जिट पोल पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। तो तेजस्वी यादव तो मीडिया को लेकर के शुरू से सवाल खड़े करते रहे कि भाई जो मीडिया है ये तो कंप्लीट मोदी के इंटरफेरेंस पर चलती है, मोदी हस्तक्षेप करते हैं, मोदी जिस तरीके का स्टेप क्लिक कर देते हैं उस अनुसार जो है वो मीडिया उस खबरों को चलाती है। लेकिन देखिए बेसिकली तेजस्वी यादव के साथ समस्या क्या है कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में भी जन नेता नहीं बन पाया। वो उनकी पहचान लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर ज्यादा है, और लालू प्रसाद यादव मैं अभी की बात कर रहा हूँ, संवाद जब कर रहे हैं इस समय, अगर वो अभी घोषणा कर दे कि भाई तेज प्रताप यादव उनका वारिस है, तो तेजस्वी यादव की राजनीति समाप्त हो जाएगी बिहार में। तो आरजेडी का मतलब ही है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, इसी का उनको माइलेज मिल रहा है। दूसरी जो बात है उनका ये कहना है कि भाई ओवैसी के बिहार आने के बाद भी, ओवैसी साहब 35 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सीमांचल के इलाके में, था भी उस इलाके में, ओवैसी साहब के आने के बावजूद बिहार में मुस्लिम मतों का जो बिखराव है वो इस बार नहीं हो पाया है, और जो मतों का जो ध्रुवीकरण है, पाय समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो पूरे तरीके से आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। इसके अलावा जो चूंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे कि ए टू जेड की पार्टी है आरजेडी, और इस बार अगर आप टिकट भी देखेंगे, इस बार कुछ सवर्णों को भी टिकट यहाँ पर दी गई है। तो तेजस्वी यादव को यह लगता है कि भाई जैसे घोसी की बात कर ले, हम जहानाबाद में घोसी है, वहां पर जगजीत शर्मा आरजेडी के पहले सांसद हुआ करते थे, जाति से भूमिहार है, उनके बेटे वहां पर आओ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भूमिहार जो मत है वो तो आरजेडी को मिलेगा। तो तेजस्वी यादव का जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से है, और इसके अनुसार तेजस्वी यादव को लगता है कि भाई पिछली बार हम 78 सीट जीते थे, तो इस बार हम 120 सीट हम चुनाव जीतेंगे। हो सकता है कि अपने बलबूते चुनाव सरकार बना ले चुकी है, 143 सीट पर वो चुनाव लड़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और आपने आप तो पता है मैं कई इलाकों का आपने दौरा भी किया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बात लगातार कही जा रही थी पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के द्वारा, वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सर जमीन पे देखने को नहीं मिला। कुछ जगहों पर जो प्रत्याशी का विरोध निश्चित तौर पर हुआ, जैसे पूर्णिया में मैं मौजूद था, तो वहां पर बीजेपी के जो अभी सिटिंग एमएलए सिटिंग जो विधायक है बीजेपी के, उनका वहां पर विरोध हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जितेंद्र यादव वहां से जीत जाएंगे। सहरसा में आलोक रंजन है बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका वहां पर विरोध हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रवि गुप्ता वहां से जीत जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ जय, अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी सीट लूज कर रही है इस बार, बीजेपी इस बार लूजर की स्थिति में क्यों रहेगी। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं वहां था मौजूद। 6 तारीख को मैं सहरसा में था, तो 6 तारीख को आलोक रंजन झा वहां से दूसरी बार विधायक अभी हैं, आईपी गुप्ता वहां पर महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, और वहां पर आईपी गुप्ता जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जुल्हा जाति है, पान समाज उसको कहा जाता है, तापी तत्वा, उसके 45,000 वोटर है। तो वो वोटर पहले बीजेपी को पास हुआ करता था, वो वोटर इंटैक्ट था बीजेपी के लिए, इस बार वो वोटर महागठबंधन के साथ गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर किशोर कुमार मुन्ना वहां के लोकप्रिय नेता है, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था, जन स्वराज से वो वहां उम्मीदवार है। तो अगर किशोर कुमार मुन्ना वोट काटते हैं वहां पर, क्योंकि वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, और वहां पर 26,000 राजपूत जाति है जो कंप्लीट बीजेपी का कैडर वोट माना जाता रहा, लेकिन जाति के नाम पर अगर मुन्ना वोट काटते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर आलोक रंजन इस बार चुनाव हार सकते हैं। राजीव जी एक चीज बताइए कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है इस बार। पहले फेज में कम से कम 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, दूसरे फेज में 69% से ज्यादा वोट हुई। ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो किसके खेमे में आपको लग रहा है कि फायदेमंद रहेगा? देखिए जैसे 2020 में जो वोट परसेंटेज था उससे 9.5% वोट इस बार ज्यादा पड़ा है इस बार के लोकसभा चुनाव में, और आजादी के बाद बिहार के चुनाव में ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कि इतना ज्यादा वोट मिला, यानी कि इतिहास बिहार में एक बार फिर से कायम किया है। आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं कि इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप देखे होंगे जो हमारे सहयोगी भेज रहे थे, आप 11 तारीख को हम लोग जुड़े भी थे, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, लंबी कतार महिला
और आप वोट परसेंटेज की बात की थी, तो मैं बता रहा हूँ कि 11 तारीख को मैं पूर्णिया में मौजूद था। वहां पर जो लास्ट में जो वोट परसेंटेज आया है, वहां का टोटल 74% वहां पर वोटिंग हुई है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें 79% वोट महिलाओं ने किया है। कमोबेश यही स्थिति सहरसा में थी। मैं इसलिए बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहां मौजूद था। सहरसा में 6 तारीख को जो वोटिंग हुई, वहां पर टोटल 67% की करीब वोटिंग हुई थी, और उसमें 72% महिलाओं ने जाकर के वोट किया। तो महिला जो वोट कर रही है, तो महिलाओं के विषय में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। और मैं जब सहरसा से पूर्णिया आ रहा था, तो मैं ट्रेन में जब बैठा था, तो उसमें कई लोग बैठे हुए थे। उसमें यादव जाति के लोग भी थे, मुस्लिम भी थे। उनसे भी जब बातचीत हो रही थी, तो लोगों ने यादव जाति के लोगों का कहना था कि भाई हमारी जो माँ बहन है, हम लोगों ने उनको मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो जाकर के नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, जेडीयू को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, जेडीयू को वोट दे रहे हैं। जैसे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हमारे देखिए, साथ महिलाओं के साथ जी एक सवाल मैं विवेक जी से भी यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले फिलहाल पटना में क्या माहौल है, इस पर वहाँ से संवाददाता हमारे विवेक जो है वो जुड़ रहे हैं। उसके बाद राजीव जी मैं वापस आप पर आती हूँ। विवेक, वहाँ क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? पटना में कल से ही है तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। 48 घंटा पहले से ही तैयारी जो है शुरू कर दी गई। आज देखा राजधानी पटना में कई बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जदयू की ओर से, और इसके साथ ही साथ आरजेडी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ बता दें कि बीजेपी की ओर से भी पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है फिर से बिहार में जो है एनडीए सरकार ही है। जहाँ जदयू की ओर से जो पोस्टर लगाया गया था उसमें कहा गया था टाइगर अभी जिंदा है। तो वहीं सपा की ओर से भी पोस्टर लगाया गया, जिसमें कई तरीके से कहा गया कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का विदाई हो रहा है। और ऐसे में राजधानी पटना में जो आनंद सिंह का जो आवास है, वहाँ पे परसों से है जो वहाँ से तैयारी की जा रही है, जिसमें जहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो उनके जो समर्थक हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ऐसे में वहाँ पे जश्न का माहौल बनाया हुआ है और 50,000 से अधिक लोगों के लिए खाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था किया गया समर्थकों के लिए। आज ही अभी थोड़ी देर पहले जो है वहाँ पे अशोक चौधरी पहुँचे हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, और छोटू सिंह हैं, जो तमाम जो नेता वहाँ पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आनंद सिंह की जो सजा हुई है, जो दुलारचंद हत्याकांड मामले में, उसके बाद जो है अशोक चौधरी से करीबी हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह के अभी जेल में अनंत सिंह है, लेकिन उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन आपने देखा कि उनके समर्थक ने जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जाके प्रचार प्रसार किए, और अभी जो है अशोक चौधरी उनके घर पर गए हैं जायजा लेने के लिए, और छोटू सिंह। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो अनंत सिंह के पक्ष में वहाँ जो कहा जाता है कि अनंत सिंह के विषय में कहा जाता है 2005 से वो लगातार विधायक है, चाहे किसी भी दल के साथ हो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े, वो हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जो है वहाँ पर जो अभी सिंह कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अनंत सिंह की हमारी जो है जीत हो रही है। तमाम जो उनके समर्थक हैं वो अभी से जश्न का मनाने में जुट गए हैं। वहीं अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी के कार्यालय में जो है अभी से ही लड्डू बनना शुरू हो गया। बीजेपी कार्यालय और जो मीडिया सेंटर बनाए गए हैं और पटना के एक निजी होटल में, वहाँ पर भी जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। और कहा गया है कि 12 बजे के बाद जो है कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पटना में फिलहाल माहौल जो है तमाम पार्टी कार्यालयों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से हम राजीव जी के साथ जुड़ना चाहेंगे और आगे का ये जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू करते हुए। राजीव जी, जैसा विवेक अभी बता भी रहे थे कि तो जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है, जैसा अभी जयेश जी ने भी कहा कि एनडीए के पक्ष में सारे आंकड़े नतीजे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तैयारियां शुरू हो गई है। फिर भी जैसा अभी जयेश जी ने ही कहा कि इसके बावजूद भी महागठबंधन इतना आश्वस्त क्यों है? कांग्रेस की भी सीटें घटती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी जो पिछली बार सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर साबित हुई, अब उसकी सीटें एकदम नीचे आकर धड़ाम दिना गिर गई है। क्या लग रहा है आपको, इस बार जो माहौल है वो बनाने की कोशिश जबरदस्ती की जा रही है क्या महागठबंधन की तरफ से? देखिए जयंती, 2-3 चीज आपको समझना होगा। 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो 2020 में 43 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, और उस 43 सीट पर उतने ही वोट से आरजेडी जीती, जितना वोट कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जेडीयू का काटे थे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस बार ये स्थिति नहीं है। 2020 में बिहार के 3.5 लाख जो शिक्षक थे, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी थी, उनका उन्होंने विरोध किया था। और 3.5 लाख शिक्षक का मतलब होता है कम से कम अगर एक परिवार में 4 भी आप वोटर मान लीजिए तो 14 लाख वोटर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का विरोध किया था। इस बार वो स्थिति नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव इस मुखालफत में है और वो कह रहे हैं कि भाई नेपाल वाली स्थिति यहाँ हो जाएगी, बांग्लादेश वाली स्थिति, तो मुझे लगता है कि एक राजनेता की इस तरह की बातें कहना एक स्वस्थ लोकतंत्र में, और वो भी बिहार जैसे लोकतांत्रिक प्रदेश में जो कि लोकतंत्र की जननी रही है, वो कहीं कहीं से भी शोभा नहीं देता। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का सीट निश्चित तौर पर बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। बीजेपी की सीटें पहले की तुलना में घटेंगी, यह भी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। और मैंने आपको अभी जैसे कि मैंने बताया कि 2 सीटों की तो मैंने अभी चर्चा की। किसी सीट की अगर आप बात करेंगे तो प्रसाद है कटिहार में, डिप्टी सीएम रहे, उनकी स्थिति इस बार बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्हीं के पार्टी के अशोक अग्रवाल हैं जो कि एमएलसी है बीजेपी से, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया है वीआईपी से। तो पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आपको एक दिन भी आपके साथ मैंने संवाद किया था कि अलीनगर की सीट की आप चर्चा कर लीजिए, वहां पर मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर की जनता क्यों वोट देगी भाई? वहां पर जो उम्मीदवार जो वहां पर पहले से काज करता है वो चुनाव लड़ रहे थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया, और अचानक आप जब नॉमिनेशन का लास्ट डे था उसके पहले आप मैथिली ठाकुर को ज्वाइन करवाते हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण है, ऐसा नहीं है किसी एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार जो बीजेपी ने का जो परफॉर्मेंस था 70-74 सीट, इस बार वो घट करके 60 तक बीजेपी आएगी। जेडीयू इस बार जो है अपने परफॉर्मेंस को 2010 की तर्ज पे दोहराएगी। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 सीट, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी से 5-10 सीट जो है वो जेडीयू को ज्यादा आएगा। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उनकी सीट पर वो चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि 10-12 सीट, हार्डली 14 सीट जाते जाते चिराग पासवान भी थक जाएंगे। और वो जो कहते थे कि भाई 100% उनका स्ट्राइक रेट है, वो इस बार घट करके 40% आ जाएगा। जीतनराम मांझी 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीट उनको जो है वो मिल सकती है, मिलती भी दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जो है वो 2 सीट उनको भी मिलती भी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि एनडीए जो है वो कंफर्ट मेजोरिटी में आ सकती है। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष अगर आप महागठबंधन का देखेंगे तो अगर वाकई में मुस्लिम वोटों का विड्रॉल नहीं होता है और मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन पूरे तरीके से महागठबंधन के पक्ष में होता है, तो 17% आबादी बिहार में मुसलमानों की है। तो आपको ये पता है कि मुसलमान और यादव 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद यादव को सत्ता में यादव और मुसलमानों ने ही रखा था, क्योंकि उन दोनों के वोट परसेंटेज को अगर आप मिला देंगी तो लगभग 32-33% होता है। इसके बाद ये ओबीसी जो वोटर है, वो ओबीसी वोटर में कहीं ना कहीं से बिखराव आपको देखने को मिलेगा। ईबीसी जो वोटर है उसमें आपको बिखराव देखने को मिलेगा। तो ये अगर तमाम वोटरों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कई जगहों पर सवर्णों को आरजेडी ने टिकट दिया है, तो वहां पर अगर बीजेपी अति पिछड़ी जाति को टिकट दिया है तो फिर सवर्णों का वोट इधर शिफ्ट करेगा आरजेडी की तरफ। क्योंकि आज की राजनीति पार्टी आधारित नहीं है, आज की राजनीति जाति आधारित राजनीति हो गई है। न सिर्फ बिहार बल्कि आप साउथ की भी बात कर लीजिए, वहां भी कमोबेश यही स्थिति थी। मैं साउथ में रहा हूँ, एक चैनल में मैंने वहां कवर किया था। तो अब जाति के आधार पर जो है वो राजनीति होती है और राजनीति की परिभाषा तय की जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति या ये समीकरण महागठबंधन के साथ बैठता है तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से राजीव जी आप बता रहे हैं कि 27% 29% ये यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो बैठता है, तो वो अगर एनडीए की खिलाफ अगर वोटिंग करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए कि एनडीए को अगर वोटिंग जो है, बाकी जो जातियों की बात कर रहे हैं आप, तो एनडीए की सीट शेयरिंग अभी जैसे आप बताया कि जेडीयू की बढ़ रही है, बीजेपी की घट रही है, तो ये कैलकुलेशन अगर बैठता है तब तो फिर तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, फिर तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं लगता है कि ये 29% वोट जो है वो अगर महागठबंधन की तरफ होता है तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी एनडीए के लिए? नहीं, जैसे उसमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। 29 नहीं है, वो जो वोट परसेंट का आंकड़ा है वो 33 है। 17% जो है वो मुस्लिम है और 16% जो है वो यादव है, और ये इंटैक्ट है। 1990 से अगर 2005 के आप
बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें, जिस समय कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके बिहार में शासन किया था, बीपी सिंह का समर्थन उसमें मिला था, तो उसमें यादव और मुस्लिम जातियों के साथ साथ 6% जो राजपूत थे, इनकी भी बड़ी भूमिका थी, ओबीसी की भी बड़ी भूमिका थी। इस बार देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जेडीयू अगर 60 से 70 सीट भी लाती है, जिसकी पूरी संभावना है, आप 70 पर उसको लॉक कर दीजिए। आप बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट नहीं भी दे रहे हैं, 65 सीट कीजिए, 60 सीट कीजिए, तो भी 130-35 हो जा रहा है। मैं 10 से 14 सीट में दे रहा हूँ चिराग पासवान को, तो वो बढ़ करके सीधे 145 हो जा रहा है। मैं 5 में से 3 सीट दे रहा हूँ मांझी को, 148 हो जा रहा है। और मैं 6 में से 2 सीट दे रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा को, तो 150 सीट हो जा रहा है। तो ये पूरा मेरा कैलकुलेशन है, बतौर जर्नलिस्ट और बिहार की पत्रकारिता में इतना लंबा समय देने के बाद, और मुझे लगता है कि 150 के करीब जो है वो एनडीए रहेगी। अब जो आपका जो दूसरा सवाल है, अगर मुस्लिम और यादव वोट इंटैक्ट होकर के आरजेडी को वोट कर देते हैं वो लोग, तो क्या ऐसी स्थिति में तो फिर तेजस्वी यादव जीत जाएंगे? बिल्कुल, आपका सवाल अपनी जगह सही है, लेकिन उसमें समझना पड़ेगा। आप देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने यादव को टिकट दिया है और आरजेडी ने वहां पर नॉन यादव को टिकट दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो यादव वोट है उसका तो बिखराव हुआ, और वो बीजेपी के साथ जा रहा है जहां पर कैंडिडेट यादव है, जहां पर जेडीयू के मुसलमान उम्मीदवार हैं, और वहां पर आरजेडी या कांग्रेस का जो है कोई दूसरी जाति का उम्मीदवार है, तो जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरीके से शिफ्ट करेगा जेडीयू के साथ, और ऐसे भी जेडीयू के साथ मुसलमान रहे, ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में वोटों का जो है वो बिखराव होगा, और यही वजह है कि एक पॉइंट है जहां पर कि तेजस्वी यादव हारते दिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जय जी, वो यह है कि 2020 में चिराग पासवान बागी थे, बीजेपी के वो मतलब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने उनको ज्यादा कुछ करके उतारा था 43-44 सीट पर, और इसी 43-44 सीट पर तेजस्वी यादव बढ़त किए थे, और इतने ही वोट से वो चुनाव जीते। इस बात की कोई स्थिति है नहीं। तो चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जितराम मांझी, बीजेपी, जेडीयू, तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पे खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के सत्ता में आने के आसार जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। सीपीआईएम और जो ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसकी क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। पिछली बार 16 से अधिक सीटें मेरे ख्याल से वो उन्होंने भी निकाल ली थी। इस बार उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए जी, बिहार जो है वो वाम दलों का गढ़ माना जाता है, और अगर आप दक्षिणी बिहार की बात करें, गया या फिर पूरे मगध प्रमंडल की, तो इस इलाके में निश्चित तौर पर एक जमाने में वाम दल जो है वो अपना वर्चस्व कायम किए हुए था, और स्थिति यह थी कि अगर किसी की जमीन पे लाल झंडा गाड़ दिया जाता था तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि झंडे को वहां से हटा दे। वाम दल की क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है भाई आपको पता है, आज भी चाइना में ये लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में वाम दल सबसे कमजोर होता चला गया जब से लालू प्रसाद यादव 1990 के दौर में आए, और एक जमाने में तो यह स्थिति थी, मुझे याद है 2010 में, कि वाम दल का एक भी नुमाइंदा जो है वो विधानसभा के भीतर नहीं था, मतलब वाम दल का कोई था ही नहीं। फिर 2015 में लालू प्रसाद यादव जब नीतीश कुमार के साथ गए, बीजेपी का जब नीतीश कुमार के साथ हो रहा था, तो फिर वाम दल और आरजेडी जो है वो अचानक से आगे बढ़ी। तो आपको याद होगा कि 2010 में यही आरजेडी है जिसके पास अभी 78 सीट है, वो उसके पास मात्र 22 सीट हुआ करती थी, 205-210 सीट पर तो एनडीए था उस समय। तो ये स्थिति थी। तो वाम दल की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आप अगर देखेंगे तो वाम दल को 3 सीटें मिली हैं। एक भोजपुर में जो आरके सिंह वहां से चुनाव हारे, वहां चुनाव प्रसाद चुनाव जीते थे, वो किसी भी काम के आदमी नहीं है, आप जाएंगे तो आपका एक भी काम नहीं होगा। वही दूसरी तरफ अगर आप रोहतास में बात करेंगे तो वहां से भी एक वाम दल का उम्मीदवार जीता था, और एक और माले का उम्मीदवार। तो 3 सांसद जो है वो वाम दल के हैं। लेकिन वाम दल अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको फिर से रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही है, और यही वजह है कि जो मेरा कैलकुलेशन है इस बार वाम दल की सीटों में जो है वो इजाफा नहीं होने जा रहा है, बल्कि वाम दल की सीटें जो है वो पहले की तुलना में घटेंगी। राजीव जी, एक सवाल मेरा यहाँ होगा कि जैसा आपने कहा वाम दल की जो सीटें हैं वो घटेगी, महागठबंधन अगर हार होती है महागठबंधन की तो उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ये एक फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन एक फैक्टर जो शुरुआत से लेकर अब तक माना जा रहा था कि मुकेश सहनी हो सकते हैं, क्या मुकेश सहनी ही महागठबंधन की हार की वजह बनेंगे? बीच में एक खबर भी आई थी जब वीआईपी के प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ तो हमने उन तक ये सवाल भी पहुंचाया
कि उस खबर में कितनी सच्चाई थी कि अमित शाह जी और मुकेश सहनी की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद जो है वो कुछ तय होता है, बाहर जो है खबरें आने नहीं दी जाती है, अंदर ही अंदर दबा दी जाती है। फिर बाद में एक चैनल जिसका हम नाम नहीं लेंगे किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी चैनल का, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उस रिपोर्टर ने जब सवाल किया मुकेश सहनी जी से, तो मुकेश सहनी ने बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पत्रकार को भी संबोधित किया और उस चैनल को भी संबोधित किया, ये कहते हुए कि आपके जो सूत्र जो आप खबर चलाते हैं वो खबर एकदम निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हमारी मीटिंग हो रही है, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं हमें बनाया गया है और सरकार बनने के बाद हमें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, फिर आप ऐसी खबर चलाते हैं। तो क्या ये साबित हो ये कहा जा सकता है कि चुनाव बाद वीआईपी सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगी महागठबंधन की हार में? देखिए जानती, गाली की बड़ी पंक्ति है कि दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा। जी। तो मुकेश सहनी जी लगातार जब भी मीडिया के सामने आए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो डिप्टी सीएम की रेस में हूँ और मैं डिप्टी सीएम नहीं हूँ। लेकिन सवाल यह है जब आपकी सरकार बनेगी तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे। अभी यहाँ जो कैलकुलेशन जो आ रहा है और पूरा कैलकुलेटिव है सारा कुछ, उसमें अगर आप देखें तो एनडीए की सरकार बनती नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में मुकेश सहनी को बुला करके और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जानते कि जनाधार क्या है मुकेश सहनी का, एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि 2014 में मुकेश सहनी लॉन्च हुए थे। वो अचानक आए थे यहाँ पर, उन्होंने पटना में एक परिजन रोड जगह है, वहां पर उन्होंने एक कॉर्पोरेट हाउस खोला था, कॉर्पोरेट ऑफिस। उसमें आप जाते तो रिसेप्शन पर आपको अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती, ये आप कौन, भाई ये राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं चलता है। ये कोई पार्टी, ये पार्टी कार्यालय होता है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है कोई राजनीतिक दल। वहां पर आप कॉर्पोरेट हाउस चलाइए। और यही वजह है कि मुकेश सहनी ने फिर तीसरा नारा दिया, जब उनको लगा कि ये फ्लॉप कर गया तो उन्होंने तीसरा नारा दिया, सन ऑफ मल्ला। अब एक बड़ा सवाल उनको लेकर खड़ा हो बिहार की सियासत में कि भाई सन ऑफ मल्ला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मल्ला के तो कई बड़े बड़े नेता रहे हैं। आपको याद होगा जय नारायण निषाद मुजफ्फरपुर के, निषाद के सबसे बड़े नेता थे बिहार के, जिन सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। उनके बेटे अजय निषाद जी सांसद रहे, कांग्रेस में चले गए, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ाया है मुजफ्फरपुर से, विधानसभा है वहां से बीजेपी से। तो निषाद के मदन सहनी जेडीयू में निषाद के बड़े नेता है, बीजेपी में है हरिमान जी निषाद के बड़े नेता है। तो उनको ये कह लेना कि सन ऑफ मल्ला अपने आप में तो ठीक है, अच्छा है आप कहिए। तो मुकेश सहनी का वोटर जो है वो कौन है, ये समझने की आवश्यकता है। बिहार में जो सहनी की आबादी है, जो मल्ला की आबादी है, वो कितनी है, वो लगभग 4% के करीब। उस 4% के वोट में क्या अजय निषाद की पत्नी जो खड़ी हुई है मुजफ्फरपुर से बीजेपी से, क्या उसके साथ लोग वोट नहीं करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पूरे देश की राजनीति में आप देख लीजिए, राजनीति हो जाती है, वहां पर लोग वोट करते हैं। तो मुकेश सहनी जो है वो गफलत के शिकार रहे हैं शुरू से, और यही वजह है कि 2020 में उनको 4 सीटें बीजेपी दी थी, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। 3 कैंडिडेट बीजेपी का जो जीत करके आए थे, बाद में फिर बीजेपी में चला गया। तो मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में कुछ नहीं है। कभी वो पानी में उछल करके मछली निकालने लगते हैं और कहते हैं मैं मछली का भोज खिला रहा हूँ लोगों को। कभी वो हेलीकॉप्टर में बैठ के तेजस्वी के साथ कांटा निकालते हैं और कहते हैं कि मछली मैं खा रहा हूँ तो ये विपक्षियों को पूरा चुभ रहा होगा कांटा, और जब चुनाव हारते हैं तो फिर उनको कांटा खुद चुभने लगता है, के लोग कहते हैं। तो मुकेश सहनी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा आज की तारीख में भी नहीं है। देखिए बिहार की राजनीति में आज की तारीख में भी अगर जिंदा है तो जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है थोड़ी बहुत, और आरजेडी है, जिनकी वाकई में अपनी एक भूमिका है और ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी। लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव अगर बिहार की राजनीति में राज करने के लिए सत्ता में नहीं आते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए फिर बिहार की सियासत जो है वो कोसों दूर चली जाएगी। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने न सिर्फ मेहनत किया पिछले 5 साल में, बल्कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से घर पर रह करके तेजस्वी की पीठ पीछे बैटिंग करते रहे हैं अपने बेटे को दिखाने के लिए, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और यही वजह है कि जो उनके घाटी के लोग हैं, चाहे वो यादव हो या फिर मुस्लिम, खास करके यादव, वो पूरा एग्रेसिव है, पूरा एग्रेशन मोड में जाकर उन्होंने वोट किया है
और अगर इस बार तेजस्वी यादव के पास सत्ता की चाबी नहीं आती है तो मुझे लगता है कि फिर लालू यादव के जिंदगी में कम से कम तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ये अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं होगी राजीव जी, तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा है ये चुनाव। बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। तेजस्वी यादव जब उम्र भी कम नहीं है, 36 साल उनकी उम्र होने जा रही है। पिछले 15 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। 2 बार अगर वो सॉरी 2 बार अगर वो बिहार में डिप्टी सीएम बने तो वो नीतीश जी के अनुकंपा पर बने हैं, इसमें तेजस्वी यादव की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। तो तेजस्वी यादव के लिए यही अग्नि परीक्षा नहीं है, इस बार आरजेडी के लिए अग्नि परीक्षा है, इस बार लालू परिवार के लिए अग्नि परीक्षा है। और इस बार बताना और भूल गया 11 तारीख को ही सुनवाई हुई है कोर्ट में लालू परिवार के खिलाफ, और वो डेट बढ़ा करके 4 दिसंबर कर दिया गया है। और उसमें जिस तरीके से सीबीआई ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज है, पर्याप्त साक्ष्य है, अगर तेजस्वी यादव, मैं 0.1% मानता या 100% भी मानता हूँ, तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन की सरकार बन भी जाती है तो क्या तेजस्वी यादव उसमें मुख्यमंत्री बन पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मामला कोर्ट में अगर 4 तारीख 7 दिसंबर को कोर्ट सजा सुना देती है तो फिर क्या होगा। और आपको पता है कि केंद्र सरकार एक पॉलिसी ला रही है जिसके तहत कि आप मुख्यमंत्री रहिए या प्रधानमंत्री रहिए, आपके ऊपर अगर प्राथमिकी दर्ज होती है और जब तक उस केस का अनुसंधान चलता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो तेजस्वी यादव के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी परीक्षा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है, राघोपुर और महुआ बैठक के बारे में आपका क्या एनालिसिस है, जो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिस पर एक पर तेजस्वी यादव खुद है, एक पर तेज प्रताप है। देखिए उदय जी, आप तो राघोपुर गए हुए थे, मजाक के आपने लोगों का मिजाज समझा है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की जगह में बेहतर हमसे ज्यादा आप बता सकते हैं क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लेकिन महुआ की अगर आप बात करेंगे तो महुआ में तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने के बाद वहां ट्रायंगुलर फाइट हो गया। वहां पर मुकेश यादव जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार है। बिहार के अच्छे खासे बड़े बिल्डर हैं वो, और अगर यादवों का वोट तेजस्वी यादव काटते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर चिराग पासवान की पार्टी वहां से चुनाव जीत सकती है। और अगर यादव एक मुश्त होकर के, क्योंकि चुनाव से 3 दिन पहले राहुल देवी ने कहा था कि भाई दोनों हमारा बेटा है, मैं तो चाहूंगी कि हमारा बेटा तेज प्रताप भी वहां से चुनाव जीते और हमारा बेटा तेजस्वी भी चुनाव जीते। तो राबड़ी देवी ने इस तरीके से यादवों के साथ ये आह्वान किया कि आप आरजेडी को छोड़ करके, पार्टी लाइन से अलग हट करके आप हमारे बड़े बेटे को वोट कीजिए। और अगर वहां की जनता वाकई इस मूड में आती है तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव चुनाव जीती जाए। वहां पर पासवान जाति के लोग हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। वहां पर जो रविदास जाति के लोग हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। अगर वो वोट इंचार्ज होकर के पड़ता है, इधर सवर्ण का वोट पड़ता है, तो हो सकता है कि वहां से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीती जाए। वही अगर आप राघोपुर की बात करेंगे तो देखिए राघोपुर जो है वो राबड़ी देवी की कर्मभूमि रही है। एक बार राबड़ी देवी वहां से चुनाव हारी थी, तब जगदीश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने विधिवत हराया था। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव ने वहां जाने में देरी कर दी। एक बार तेज प्रताप यादव से जाकर के वहां चुनाव प्रचार किए थे। अगर तेज प्रताप यादव लगातार वहां जाकर के चुनाव प्रचार करते तो निश्चित तौर पर इस बार तेजस्वी की स्थिति वहां खराब रहती। हालांकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव जीत जाएंगे, जीतेंगे तो कितने मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर चुनाव जीतते भी है, इस बार उनका जो वोट परसेंटेज है वो पहले की तुलना में काफी घटेगा। जिस प्रकार से आपने भी बताया कि मैं खुद भी राघोपुर गया था और हमने कई गांवों में दौरा किया था, और उसमें से ज़्यादातर गांव जो है वो यादवों के थे, लेकिन वहां पर भी एक ही बात दोहराई जाती थी, इतने साल से यादव फैमिली, लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी है और अब तेजस्वी यादव है, इन्होंने यहाँ पर राज किया, ये उनकी परंपरागत बैठक रही है। लेकिन आज भी उस इलाके का मुकम्मल जो विकास होना चाहिए वो इतना नहीं है। वहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं, खास करके गंगा किनारे बसे जो गांव है, उस गांव के अंदर पानी आ जाता है, प्रोटेक्शन वॉल की डिमांड थी और बहुत सारी इन लोगों की मांग थी, वो अभी तक पूरी नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में वो एक टीस थी
कि हम इनको इतने सालों से जिताते आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस विस्तार का जो है विकास करना चाहिए या इस विस्तार पर जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो नहीं किया। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है क्या उनके खिलाफ वोट होने का? देखिए जी, विकास अगर वोट का पैमाना होता तो आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने सैनिक इंडिया का नारा दिया था और किस तरीके से वाजपेयी जी चुनाव हारे थे। आज अगर आप बिहार में 4 लेन सड़कों का जाल यहाँ बिछा दिया गया है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के तहत किया गया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन थी। लेकिन उसके बावजूद बिहार में उनको पर्याप्त सीटें नहीं दिया और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। अब बिहार की बात कर लीजिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जितना काम किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। बिहार अभी आप आए थे तो आपको कहीं भी सड़क में गड्ढे नजर नहीं आए होंगे, हर तरफ 4 लेन सड़कें हैं। लेकिन इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 2019 की तुलना में इस बार बहुत कम सीटें मिली हैं मोदी जी को। तो विकास जो है वो वोट का पैमाना नहीं होता है और विकास कभी भी वोट के पैमाने को तय नहीं करता। देखिए बेसिकली जैसे मैंने आपने पहले भी कहा था, अभी तो हम लोग संवाद कर रहे थे, देखिए जातिगत आधारित राजनीति जो है वो इस बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और यही वजह है कि बिहार में जो है वो जात के नाम पर लोग वोट करते हैं। लेकिन सबके बावजूद नीतीश कुमार ने राघोपुर के लिए काम तो बहुत किया है। आप देखे होंगे कि पहले उसी राघोपुर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था, नाव डूब जाती थी। मैं साल के 2-3 महीने की गंगा इतने उफान पर रहती है, गंगा का के जो पेट की चौड़ाई है लगभग 15-16 किलोमीटर हो जाता है, उसमें लोग नाव से जाते नहीं है। अब वहां पर जो बड़ी बड़ी पुल बन गई है, सड़कें चौड़ी सड़कें बन गई है, गाड़ियां उस पर फर्राटे मार रही है। तो विकास तो नीतीश कुमार ने बहुत किया है राघोपुर के लिए भी। तो अगर विकास के नाम पर वाकई में वोट होगा तब तो वहां से सतीश यादव को चुनाव जीतना चाहिए। लेकिन अभी आपको बता रहे थे कि वहां पर जो मैक्सिमम जो जातियां हैं वो यादव जाति के लोग हैं, वहां यादव डोमिनेटिंग इलाका है वहाँ। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि यादव तो अपने नेता को वोट करेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए वो देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव का सपना है, लालू प्रसाद यादव के मास लीडर है बिहार के। तो मुझे लगता है कि विकास के नाम पर जो है वो विकास पर आप कह सकते हैं कि जाति जो है वो ज्यादा इस बार भारी पड़ती हुई दिख रही है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव वहां पर सतीश यादव को चुनौती दे रहे हैं। राजीव जी, आपने बेशक महागठबंधन में किस तरीके का समीकरण है उस पर हमारे दर्शकों को बहुत बाखूबी जानकारी दी। एक सवाल और बनता है यहाँ एनडीए के लिहाज से कि एनडीए के साथ पिछली बार अगर देखा जाए तो चिराग भी नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा से भी कहीं ना कहीं फायदा नहीं हुआ था। तो इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का साथ होना ये बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि तकरीबन 42 सीटें थी, मुझे याद है, जिस पर नुकसान कहीं ना कहीं हुआ था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। जो सीटें अब कहीं ना कहीं एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो? जयंती, चिराग पासवान तो बड़े फैक्टर है। यही वजह है कि आप केंद्र में 5 सांसद सरकार चल रही है और उनको मनाने के लिए स्वयं अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़ा इस बार। 29 सीट से कम पर घुमाने नहीं। जी बिल्कुल, चिराग तो बड़ा फैक्टर है ही, ये अमित शाह भी समझते हैं, मोदी भी समझते हैं। अगर 5 सांसद लेकर के चिराग बाहर चला जाता है तो निश्चित रूप से सरकार कमजोर हो जाएगी केंद्र में। तो चिराग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि चिराग जो अक्सर हम लोग करते हैं, एरोगेंसी देखने की मिलती है उनके चेहरे पर कि भाई वो 100% उनका स्ट्राइक रेट है, 100% उनकी यूएसपी है। वो इस बार टूटेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर 29 सीट में से अगर आप 10-12 सीट जीतते हैं तो केंद्र में भी जो आपका स्तर है वो स्तर गिरेगा, आपका स्तर डाउन होगा। और अभी तक तो आप जो केंद्र में सीना तान करके नहीं, मैं 29 सीट लूंगा तो मैं लूंगा, वो फिर नहीं चलेगी। क्योंकि फिर मोदी जो है, आपको पता है कि मोदी किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा छूट भी देते हैं कि भाई आप स्काई इज अनलिमिटेड, आप जाइए खूब उड़िए, और फिर उसके पंख को कतरने के लिए भी उनको आता है। तो चिराग पासवान की भूमिका तो बड़ी है बिहार की राजनीति, इंसान नहीं कह सकता है। लेकिन अगर इस बार वो वोट परसेंटेज में तब्दील नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर चिराग की छवि जो है वो सिर्फ एनडीए में धूमिल होगी, बल्कि चिराग का कद भी एनडीए में घटेगा। और दूसरा जो आपका सवाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए, देखिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के बहुत बड़े कद्दावर नेता नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेचर के लीडर हैं वो, और मैं बहुत
लंबे समय से जब वो नेता उपनेता निरंतर हुआ करते थे समता पार्टी की सरकार में, उस समय से मैं उनको जानता हूँ। उस समय मैं भी पत्रकारिता की शुरुआत मैंने की थी, तो मैंने देखा है कि वो बहुत सॉफ्ट पॉलिटिशियन है। वो उनको कभी आप जोर से बोलते हुए नहीं देखे होंगे। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं सम्राट का इंटरव्यू कर रहा था, सम्राट चौधरी का, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई कुशवाहा के नेता आप हैं या उपेंद्र कुशवाहा हैं? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नहीं, बिल्कुल कुशवाहा है कुशवाहा के नेता। लेकिन बिहार की सच्चाई आज भी क्या है, कुशवाहा वोट जो है उसका बिखराव होता है, और अंततः कुशवाहा और कोयरी और सूर्य आप जो कह सकते हैं, वो नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के से बहुत ज्यादा कोई फर्क जो है वो एनडीए को पड़ने होता है। जी जी। मोकामा सीट या दानापुर सीट आप कह लीजिए, या दूसरे फेज की भी नवादा सीट कह लीजिए, ऐसी कई सीटें जहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला था। इस बार आपको लगता है कि वहां का जो कैंडिडेट जो भी वहां से खड़े हुए हैं वो जो भी जीतता है उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ेगा, या जिस तरीके से चुनाव अभी तक होता है? क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए पहले फेज में कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर हिंसा की खबरें या बूथ कैप्चरिंग की खबरें, जानकारी जो है वो मिलती रही, लेकिन दूसरे फेज में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिस बात की जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी। तो ऐसी सीटें जहां पर बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला हुआ, वहां का क्या आकलन देख रहे हैं राजीव जी आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो सेकंड फेज का चुनाव हुआ तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, और चुनाव आयुक्त ने एक एक्स पर उन्होंने ट्वीट भी किया था, जाकर कहा था कि मैं बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि दूसरा जो फेज का चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन देखिए, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से करेंगे विश्लेषण, तो मुझे लग रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, जी और उनका वाकई में अपना एक अंपायर है। मैं तो कई बार गया हूँ स्टोरी करने के लिए उनका। आज भी आप यकीन नहीं करेंगे जयंती और जय जी भी बैठे हुए हैं कि उनको रुपया गिनने नहीं आता। आप अगर उनको कहिएगा कि आप नोट को गिनिए तो वो नोट नहीं गिन पाते। ये अनंत सिंह की आज भी स्थिति है। अनंत सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि वो बहुत बड़े डॉन है, लेकिन अनंत सिंह के विषय में आप जल्दी जान लीजिए कि अनंत सिंह दिल के बहुत ही इनोसेंट आदमी है। यही वजह है कि जब आप उनसे कोई भी बात करेंगे तो उसी बात का मुझको जवाब देते हैं, उनकी नहीं रहता है लाग लपेट। मतलब अनंत सिंह आज की तारीख में पॉलिटिशियन नहीं है, तो आप समझ लीजिए। और उनका अपना मिजाज है, वो चुनाव जीते क्यों है, एक बड़ा सवाल ये है कि मैंने कई बार स्टडी की इलाके में जाकर के, और यहाँ भी करूंगा, राष्ट्रीय समाचार पर भी करूंगा आने वाले दिनों में। उस इलाके में आप समाज के सबसे नीचे तबके के व्यक्ति के पास चले जाइए, उनसे जाकर पूछिए कि अनंत सिंह की क्या स्थिति है, तो आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ बेटी की शादी हुई थी तो अनंत सिंह ने बिना मांगे हुए 1 लाख रुपए भिजवा दिया। हमारे यहाँ माता पिता का श्राद्ध हुआ था तो बिना मांगे हुए अनंत सिंह ने 50,000 भिजवा दिए। तो अनंत सिंह को इसी वजह से लोग वोट करते हैं। अनंत सिंह किसी से वहां अपने इलाके के लोगों से लॉटरी नहीं वसूलते हैं। अनंत सिंह वहां जाकर के लोगों से ये नहीं कहते हैं कि भाई तुम मुझे पैसे दो। ये अनंत सिंह की विशेषता है। वही दूसरे अगर आप सूरज भान की बात करेंगे कि सूरज भान के जमाने में वेतन क्रिमिनल हुआ करते थे, कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सूरज भान के अंदर भी बहुत जबरदस्त बदलाव है। वो उपेंद्र क्या नाम है उनकी पत्नी वीणा देवी जो है, मेरा उनसे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो उनसे मेरी बातचीत होती है, और वो कहते हैं कि मैंने विधिवत चुनाव जो लड़ा है राजीव सर, वो सर कहते ही सब कुछ संगीत करती है। मुझे कितनी विनम्र महिला है वो, तो उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है। तो वीणा देवी बहुत ही मतलब मृदुभाषी है, और यही वजह है कि चुनावी मुकाबले उन्होंने जीता था लोकसभा का। फिर सूरज भान ने अपने भाई को खड़ा किया था चंद्रन सिंह को, आपको पता होगा नवादा से वो सांसद रहे, और इस बार यहाँ मोकामा देखकर सूरज भान चुनाव जीत भी चुके हैं। तो लड़ाई वहां पर काफी काटे की है, काफी दिलचस्प है, लेकिन माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि वहां पर अनंत सिंह जो है वो चुनाव जीते गए। वही दूसरी सीट की अगर आप बात कर रही है दानापुर की, तो दानापुर में तो लाल यादव तो विशुद्ध है। मतलब मैं उन्हीं के इलाके में रहता हूँ दानापुर में, और लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो फिर उनके गुर्गे जो है वो आप पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उस दौर को देखा है दानापुर के इलाके में। हालांकि आप पहले की तुलना में बहुत ही शांति है, लेकिन इसके बावजूद जो दानापुर का जो दियारा इलाका है, दियारा इलाका पूरी तरीके से यादव बाहुल्य इलाका है, और यहाँ पर इस बार राम कृपाल यादव को इसलिए उतारा गया है क्योंकि वो भी यादव है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो मनेर का जो इलाका है वो भी कंप्लीट यादव का इलाका है। तो लड़ाई यहाँ पर भी काफी दिलचस्प है, लेकिन इन सब के बीच हो सकता है कि रीतलाल यादव चुनाव हार भी जाए, और हो सकता है कि रीतलाल यादव चुनाव जीत भी। रीतलाल यादव चुनाव जीत भी सकते हैं, और
हार भी सकते हैं। लेकिन एक- राजीव एक- जी, एक खबर मैं राजीव आपको जी, और- एक यहाँ पर मैं भी पॉइंट रखना चाहूंगी कि आपने जैसा कहा कि जो अनंत सिंह है वो सॉफ्ट नेचर के इंसान है, या अगर दूसरा उनका पहलू देखा जाए तो वो सॉफ्ट नेचर के इंसान है, लेकिन ये भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि बिहार ने इन्हीं को बाहुबली की उपाधि भी दी है, बिहार ने ही इनको बाहुबली की संज्ञा भी दी है। और अभी जो दुलाल चंद्र यादव हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा मामला जिसके तहत गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद उनके समर्थन में कहीं ना कहीं ललन सिंह उतर जाते हैं, ये भी तो चर्चा का विषय रहा ना कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। पहली बात तो इनको टिकट दिया जाता है, चुनाव में उतारा जाता है, और अब अगर बाहुबली नेता को ये कहा जाए कि उनका जो नेचर है वो सॉफ्ट है तो उसको नकार दिया जाए, वो तो शायद नहीं हो सकता है ना राजीव जी। देखिए जयंती, अगर आप बिहार की राजनीति में बाहुबल पर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि समय 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वही बिहार है जिसने 1990 के दौर को दिखाया था, जब अगली बनाम पीछे की लड़ाई हुई थी और कई लाशें जो है वो सड़कों पर गिरती थी। ये वही बिहार है जब इंदिरा गांधी आती थी, यहाँ मोहबिया नाम के एक बहुत ही बड़े दस्यु हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे, और जब इंदिरा गांधी आती थी तो एक नारा चलता था कि वीर मोहबिया कराम कराम, चलेगा गोली धराम धराम। ये वही बिहार का इलाका है, ये वही बिहार का इलाका है जहाँ पर रणवीर सेना हुआ करती थी और जहाँ पर माओवादी हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि बेलची नरसंहार जब हुआ था, मैंने पढ़ा था, तो उस समय एक साथ एक गांव के 52 सवर्णों की हत्या जो है वो काट करके कर दी गई थी, कुएं में फेंक दिया गया था। तो बिहार में उस दौर को भी देखा है, लेकिन बिहार में उस दौर को भी देखा है जब यहाँ पर बाहुबलियों को पकड़ पकड़ करके बंद किया गया, जब यहाँ पर बहु बेटियां सड़कों पर शाम के बाद नहीं निकलती थी, लेकिन आज रात के 12 बजे की स्कूटी से फर्राटे मारती हुई लड़कियां जो है वो सड़कों पर चलती हैं। आज की तारीख में लोग परिवार के साथ जाते हैं और फिर खाना पीना खाकर 11 बजे घर लौटते हैं। उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। अब वो बिहार नहीं रहा है। पहले बिहारी कहलाना जो है वो मतलब एक बदनुमा दाग की तरह था। अब लोग गर्व से कहते हैं कि भाई एक बिहारी 100 पे भारी। पहले कहीं कहा जाता था कि एक बिहारी 100 बीमारी। तो बहुत अंतर है। लेकिन अब बाहुबल की बात अगर आप करती है तो बाहुबल अब बिहार में लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन हाँ, जो पुराने लोग हैं वो आज भी हैं। उनको जो टैग दिया गया, एक सदमा दिया गया, वो टैग तो ऑब्वियसली रहेगा ही। तो यही वजह है कि अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है। तो किसी इलाके में आनंद मोहन को माना जाता है, किसी इलाके में पप्पू यादव को माना जाता है, किसी इलाके में धूमल सिंह को माना जाता है, किसी इलाके में राजन तिवारी को माना जाता है, किसी इलाके में मुन्ना शुक्ला को माना जाता है, किसी इलाके में सुरेंद्र यादव को माना जाता है गया के इलाके में। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो स्थिति बिहार में फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दूं जयंती, जिसके लिए मैं लगातार आपको बता रहा था कि आज सुनील सिंह, तो मैंने चर्चा की थी कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर कल चुनाव आयोग या फिर प्रशासन के लोगों ने इधर किया। उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने उस पर कॉग्निजेंस लिया है और सुनील कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज जो है वो कर ली गई है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमको देख रहे हैं या फिर जुड़े हुए हैं हमसे राष्ट्रीय समाचार पर, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ शब्द बोले जाने को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करा दी है। यानी कि सुनील कुमार सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। और कल अगर वाकई में एनडीए की सरकार बनती है और सुनील सिंह के शब्दों में माने, और अगर ऐसा कुछ होता है बिहार की धरती पर, तो आज सुनील सिंह के साथ साथ पूरे आरजेडी परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार राष्ट्रीय समाचार को इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि जब ये चुनाव के नतीजे सामने आए तो सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, अगर बात की जाए, जैसा अभी राजीव जी जुड़े हुए थे हमसे और स्टूडियो से अभी फिलहाल हमारे साथ जयेश जी जुड़े हुए हैं, तो जयेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस कार्यक्रम का वो हिस्सा रहे और उन्होंने भी अपने सवाल जो है वो राजीव जी के सामने रखे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत चर्चा में रहा मुद्दों की वजह से,
चर्चा में रहा मुकाबले की वजह से, चर्चा में रहा प्रत्याशियों की वजह से, जिनके बीच में टक्कर हुई उनकी वजह से। पहली बार शायद ऐसा हुआ कि त्रिकोणीय मुकाबला रहा और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए एक ऐसी पार्टी मैदान में उतरी जो दोनों ही गठबंधन के नेताओं के साथ, जिनके संस्थापक दोनों ही गठबंधन के नेताओं के साथ जुड़े रहे हैं, उनके लिए रणनीतियां बनाते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने पूरा का पूरा समीकरण बदलते हुए अपने लिए रणनीतियां बनाई। हालांकि जो दावे उन्होंने किए थे वो पूरे होंगे कि नहीं, या फिर नतीजे जो है उनमें सामने आएंगे कि नहीं, ये 14 नवंबर को यानी कल पता चल जाएगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 14 नवंबर की उस घड़ी का, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि बिहार की तकदीर जनता ने किसके हाथ में सौंपी है। नजर हमारी बनी हुई है। आपसे भी गुजारिश है कि राष्ट्रीय समाचार के साथ बने रहे। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।